एसएलआर, सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, क्या आप भी इन सब भारी भरकम शब्दों के जाल में फंस जाते हैं? यूपीएससी हो या एसएससी के एग्जाम में मनी सप्लाई हर साल आता है। तो आइए इस वीडियो में हम सब क्लियर करते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट है मनी और बैंकिंग में, क्या होता है सेंट्रल बैंक, क्या क्या काम होते हैं उसके। आइए वन बाय वन हम इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मनी क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो मनी क्या है? मनी कोई भी ऐसी चीज है जिसे एक इकोनॉमी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। अभी करंट में अगर हम देखें तो हमारे नोट्स और कॉइन्स जो है वो मनी है। इनके डिनोमिनेशंस अलग अलग हैं। लाइक नोट्स के ये सारे डिनोमिनेशंस हैं, 1 रुपए के नोट से लेके 500 के नोट तक। और वहीं कॉइन की बात करें तो 1 रुपए के कॉइन से 20 रुपीज के कॉइन तक हमारे देश में चलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ मनी का। तो पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की जगह पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। फिर आई कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी क्या है? तो आज के टाइम पर जो कॉइन्स हैं, इन्हें हम टोकन मनी भी कह सकते हैं, वो है मेटेलिक मनी। देन उसके बाद इवोल्यूशन हुआ पेपर मनी का। पेपर मनी क्या होता है? लेस कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू द मेटेलिक मनी। देन उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है? हमारा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी का पार्ट है। देन उसके बाद आया ई मनी, या जिसे डिजिटल मनी भी कहते हैं, जैसे आरबीआई ने निकाला है डिजिटल करेंसी रुपी। इस तरह से जो हमारा मनी है उस वो बार्टर सिस्टम से लेके डिजिटल मनी तक का सफर तय किया है। आइए वन बाय वन आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कि क्या-क्या बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी और उसे मनी ने आके कैसे-कैसे दूर कर दिया। तो पहले अगर हम लोग बात करें बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता हो। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब अगर दो कोई इंसान है एक्स, जिसे पेन चाहिए और उसके पास पेंसिल है जो वो किसी को देना चाहता है, तो उसे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पेंसिल हो और उसे पेन बेचना हो। तो उस केस में आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब यहाँ पर दोनों साइड से कोइंसिडेंसेस होने चाहिए, बट ऐसा इंसान ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये प्रॉब्लम आती थी। अब क्या हुआ? मनी के आने से मनी बना मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि आज के टाइम पे आपको दूसरा इंसान ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसके पास पेंसिल हो। ठीक है, आज के टाइम पर आप अपना पैसा दे के पेन खरीद सकते हैं, और ऐसे ही किसी को अगर आपको पेंसिल बेचनी है तो पेंसिल देकर और बदले में हम लोग रुपया ले सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी, मान लो मेजर्स ऑफ वैल्यू की। मेजर्स ऑफ वैल्यू क्या? तो मान लो पहले का जब बार्टर सिस्टम था उसमें अगर मुझे पता है कि चलो पेन और पेंसिल का हम एक्सचेंज कर लेते हैं, और मुझे ये भी पता है कि कौन सा इंसान है जो पेंसिल बेचने को तैयार है, बट देन आता है कि मैं अपने एक पेन के बदले में कितनी पेंसिल्स लूं, क्योंकि दोनों अपना अपना बेनिफिट चाहेंगे। तो यहाँ पर ये डिसाइड करना, क्योंकि कॉमन यूनिट नहीं थी तो डिसाइड नहीं किया जा सकता था कि कितने यूनिट के बदले कितने यूनिट का एक्सचेंज हो। बट आज अगर आपको पता है कि पेन का प्राइस 10 रुपए है और वहीं पर पेंसिल का प्राइस 2 रुपए है, तो आप इजिली एक्सचेंज कर सकते हैं 1:5 में, कि एक पेन के बदले 5 पेंसिल देनी पड़ेगी। तो मनी ने कॉमन यूनिट का काम भी किया। थर्ड, बार्टर सिस्टम में स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि कई गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं, और पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। तो उस केस में उनको स्टोर करना मुश्किल हो जाता था, उनकी लाइफ भी कम होती थी और धीरे धीरे उनकी वैल्यू भी कम होने लगती थी। बट जब से मनी आया, मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आज के टाइम पे आप मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं अपने घर पर, अपने बैंक्स में, अपने अकाउंट्स में, ई वॉलेट्स में, और बल्कि आपको उनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो आपकी वैल्यू जो करेंसी की है वो बढ़ती है, ना कि घटती। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फ्यूचर पेमेंट्स।
मतलब आज के टाइम पर अगर आप लोन लेते हैं किसी से, तो लोन के बारे में आपको पता होगा कि फ्यूचर में उसके साथ कितना इंटरेस्ट देना है और उसके साथ टोटल वैल्यू कितनी दी जाएगी। मगर यही बार्टर सिस्टम में देखा जाए कि अगर कोई एक इंसान है जो कोई एक सामान लेता है उधार पे, तो बदले में वो कितना पे करे ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता था, जिसको मनी ने आके दूर कर दिया और आज के टाइम पे फ्यूचर पेमेंट्स ईजी हो गई है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि मनी के फंक्शन क्या क्या हैं, उन्होंने कैसे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को दूर किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी की सप्लाई क्या है और उसके कंपोनेंट्स या मेजर्स कौन कौन से हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ये बात ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ये बात ध्यान रहे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मनी का स्टॉक कितना है उसे कहते हैं हम लोग मनी की सप्लाई। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, ये मिला के बनाते हैं M1। सी क्या है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डी डी डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स एंड ओ डी अदर डिपॉजिट्स विद RBI। जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है मनी सप्लाई का M1 कंपोनेंट। सो आई एम रिपीटिंग कि मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। सी इज द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डी डी इज द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स एंड ओ डी इज द अदर डिपॉजिट विद द RBI। इन तीनों को जब हम सम करते हैं तो आता है हमारा M1 मेजर्स, जिसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। पेपर के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंक्स। तो बैंक को दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं कमर्शियल बैंक और एक को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। क्या है ये दोनों? तो किसी भी देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश में उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो पहले आ जाते हैं, देख लेते हैं RBI के बारे में। RBI क्या है? अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। कब बना था? 1935 में बना था। इसका एक्ट क्या है? 1934 है एक्ट। नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में नेशनलाइज हुआ। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि RBI का एक्ट 1934 में बना था, यानी कि RBI एक्ट 1934। एस्टेब्लिश कब हुआ RBI? 1935 में हुआ एंड 1949 में नेशनलाइज किया गया। वहीं अगर हम कमर्शियल बात करें तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो दो तरह के काम करता है। नंबर एक, डिपॉजिट्स लेना, और नंबर दो, एडवांसिंग द लोन्स। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा काम करता है उन्हें हम कमर्शियल बैंक्स बोल देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है देश में, SBI से लेके ICICI तक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। SBI कब बना? 1955 में बना। कब नेशनलाइज हुआ? तो नेशनलाइज हुआ 1969 में, 1969। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे देखेंगे, फिलहाल RBI के बारे में देखते हैं। RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम लोग उसे वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, इशूइंग ऑफ करेंसी, मतलब भारत में जो करेंसी है उनको इशू करने का काम करता है, या कह सकते हैं लोग इशू ऑफ नोट्स। भारत में अगर नोट्स की बात करें तो 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक के जो नोट हैं वो RBI इशू करता है। वहीं अगर बात करें 1 रुपए के नोट के, तो ये RBI नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। अगर कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। अगर नोट की बात करें 2 से लेके 500 तक की, तो इस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो गवर्नर ऑफ RBI के होते हैं। वहीं अगर बात की जाए इन दोनों की, यानी कि 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स की, तो इनमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। ठीक है,
तो इश्यू ऑफ करेंसी का काम आरबीआई का होता है, आरबीआई को मोनोपोली राइट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में भी काम करता है। तो गवर्नमेंट बैंक के रूप में तीन तरह से काम करता है आरबीआई। फर्स्ट है एज अ बैंकर, कि आरबीआई क्या करता है, सारे डिपॉजिट्स एंड सारे लोन्स जो देने होते हैं आरबीआई, सारे डिपॉजिट्स एंड सारे लोन जो गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं वो आरबीआई से उन्हें मिल जाता है, और डिपॉजिट भी सारे आरबीआई में ही जाते हैं। दूसरा होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का काम, कि जरूरत पड़ने पर आरबीआई जो है वो एडवाइजेस देता है गवर्नमेंट को रिलेटेड टू फाइनेंस, लाइक कब हमें नोट इशू करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, नए नोट प्रिंट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्या हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, इवन क्या हमें डीमोनेटाइजेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी एडवाइजेस आरबीआई के थ्रू ही जाती है। एंड थर्ड जो उसका काम है वो है आपका एजेंट का काम। एजेंट के रूप में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचता और खरीदता है, जिन्हें ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी हम कहते हैं। लाइक गवर्नमेंट को जब लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत है और उसे सोक करने की ज़रूरत है, तो आरबीआई क्या करता है, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देता है और पब्लिक से पैसा ले लेता है। और वहीं लगता है लिक्विडिटी रिलीज करने की ज़रूरत है, तो क्या करता है कि वहाँ से लोगों से खरीद लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और वापस उनको पैसा दे देता है। तो ये हुआ हमारा गवर्नमेंट के बैंक के रूप में आरबीआई का काम। नेक्स्ट देखते हैं कि बैंकों के बैंक के रूप में कैसे काम करता है। तो बैंकर्स बैंक के रूप में तीन तरह से ये भी काम करता है। बैंकर्स बैंक, बैंकर बैंक के रूप में पहला तो काम बैंकिंग का ही है, कि जैसे कमर्शियल बैंक के पब्लिक से लेना देना होता है, वैसा ही आरबीआई का कमर्शियल बैंक से लेना देना होता है। लाइक पब्लिक क्या करती है, एसबीआई में मनी डिपॉजिट करती है, विड्रॉ करती है, लोन लेती है, वैसे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करता है, लोन लेता है उनसे, ठीक है। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट सुपरवाइजर का काम करता है। सुपरवाइजर कौन होता है, सुपरवाइजर वो इंसान होता है नॉर्मली जो अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उन सब का ध्यान रखता है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ऐसी आरबीआई को भी फैसिलिटेटर कहा जाता है, क्योंकि वो अपने अंडर सारे बैंकिंग सिस्टम जो आता है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। यही 1991 से पहले उसको रेगुलेटर कहा जाता था, क्योंकि वो रेगुलेट करके रखता था। तो सुपरवाइजर का काम हो गया। थर्ड काम होता है हमारा क्लियरिंग हाउस का, कि आरबीआई बैंक के लिए क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या मतलब है इसका, तो लेट सपोज दो अलग अलग बैंकों के चेक हैं, पीएनबी का चेक आपको मिला और आपका अकाउंट है एसबीआई में, तो आप एसबीआई में उस चेक को डालोगे। अब एसबीआई और पीएनबी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं होता विदाउट आरबीआई, तो आरबीआई मीडिएटर का यहाँ काम करता है और एक बैंक का चेक दूसरे बैंक से क्लियर कराता है। तो तीन तरह के काम हो गए बैंकों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा काम जो है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कह लें या कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई कह लें। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ये क्या है, तो इकोनॉमी में कब मनी को भेजना है और कब मनी को वहां से सोक करना है। मनी यहाँ पर क्या है, क्रेडिट कह लेते हैं इसको, ठीक है। तो कब क्रेडिट को या मनी को ज़्यादा छोड़ना है, कब मार्केट से खींच लेना है, ये कंट्रोल का काम जो होता है वो आरबीआई का होता है, और यही मेन फंक्शन है आरबीआई का। इसके अलग अलग टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी आप बताएं आपको कैसा लगा कमेंट्स में। सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, सेकंड पार्ट आते ही आप उसको देखिएगा। थैंक यू।